subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. देखिए, सबसे पहले एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे सीखेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एंड फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज्ड है और कुछ लोग बहुत गलत इंग्लिश बोलते हैं, उनको लगता है ठीक ही तो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक सेंटेंस है कि कल मैं पार्क गई, अगर ऐसा आपको बोलना है तो आप कैसे बोलते हो? येस्टरडे आई वेंट टू पार्क। और आपने बोला कल मैं पार्क गई, मान लो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, तो अब दो सेंटेंसेस है, एक है फॉर मीटिंग माई फ्रेंड और दूसरा है येस्टरडे आई वेंट टू पार्क टू मीट माई फ्रेंड। कुछ लोगों को क्या लगता है? सेकंड वन इज करेक्ट सर। जी कोई नहीं, अभी आप ऑडियो ऑफ रखिए सारे लोग, मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से अंग्रेजी बोलते हो, फॉर मीटिंग लगाते हो, कहते हैं ठीक तो है यार, फॉर में वर्ब में आईएनजी लगाए, ठीक तो है, वो ऐसे बोलते हैं। मैं कहता हूं कि नीचे वाला करेक्ट है, टू मीट करेक्ट है। मैं और भी एग्जांपल्स लिखता हूं यहां पर। शी केम टू मी, वो मेरे पास आई। अब मैं एक जगह लिखता हूं फॉर लर्निंग इंग्लिश और एक जगह है कि शी केम टू मी टू लर्न इंग्लिश। मैं कहता हूं नीचे वाला करेक्ट है, टू लर्न इंग्लिश। आप में से कई लोग ये यूज करते होंगे फॉर लर्निंग, और फिर वो जस्टिफाई करने लगते हैं कि सही तो है, क्या गलत है। तो बताता हूं कि होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, आज सीख लीजिए। देखिए गाइस, नोट में लिखता हूं। मैं ये लेक्चर इंग्लिश में भी दे सकता था, बट कुछ नए बच्चे, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। देखिए, जब आप किसी पर्पस के लिए कहीं जाते हैं, पर्पस के लिए कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं, तब उस पर्पस को दिखाने के लिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इसका फर्स्ट फॉर्म भी काफी, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। पर्पस, एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ गर्ल। यहां पर एक लड़की है, इस लड़की का नाम मान लीजिए, इसका नाम मोहिनी है। मोहिनी, तो इसका नाम मोहिनी है। अब मोहिनी गई नोएडा, ये नोएडा गई, तो नोएडा गई होगी तो इसका कुछ तो पर्पस होगा ना, कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो इसे करना होगा। तो इसका पर्पस था, ये नोएडा गई, पर्पस था कि अपने दोस्तों से मिलेगी, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलेगी, मिलना पर्पस था। इसका पर्पस था कि नोएडा में जाकर एक फ्लैट खरीदेगी, फ्लैट खरीदना इसका पर्पस था। इसका पर्पस था कि नोएडा में जाएगी और वहाँ पर ये कुछ दिन वहाँ पर ठहरेगी, आराम करेगी, एंजॉय करेगी, एक्सप्लोर करेगी नोएडा को। तो जितने भी पर्पस है, इस पर्पस को जब आप बताओगे कि दोस्त से मिलने के लिए, तो आप लोग क्या करते हो कि हिंदी में जब आता है ना के लिए, तो आपका जो बचपन की जो गलती किया हुआ दिमाग है वो कहता है फॉर लगा दे, फॉर मतलब के लिए। हाँ या ना बताते रहेगा, क्या लगता है? यस सर। लगता है ना? तो आप लोग यहाँ पर मार खाते हो। अंग्रेज हिंदी की तरह थोड़ी काम करते, तो के लिए को आप भूल जाइए। अब मुझे बताइए कि मैं नोएडा जा रही हूं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अब बताइए जरा कैसे होगा? I'm going to Noida to meet my friends. I'm going to meet my friends. जी, तो आई एम गोइंग टू नोएडा। अब पर्पस को हम कैसे दिखाना है? टू के साथ दिखाना है। To meet my friends. टू मीट माई फ्रेंड। ओके, मेरा पुरुष मित्र आ रहा है मुझे गिफ्ट देने के लिए, तो माई boyfriend My boyfriend is coming to give me a gift. फॉर गिविंग में नहीं होगा, वो देने के लिए, के लिए डज नॉट मैटर हेयर। मेरे बॉयफ्रेंड का पर्पस क्या है?
गिफ्ट देना। बॉयफ्रेंड उसका पर्पस बदल भी सकता है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हुए जी, तो अब है कि सर फॉर क्या है, हमने तो फॉर यूज किया है, तो मैं थोड़ा अब यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए, फॉर का जो पहला इस्तेमाल है वो देख लीजिए, फर्स्ट यूज ऑफ फॉर। जब कोई काम हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, और उस काम के लिए सब्जेक्ट के साथ अगर कुछ हो, तब फॉर का यूज करते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देता हूं, तुरंत समझ में आने लगेगा। यहां पर एक लड़का है, अब ध्यान देना। अभी मैंने कहा कि जब कोई काम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ये कहा ना मैंने, ये लड़का है और यहां पर एक लड़की है। इस लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया, मोलेस्ट कर दिया। एक काम डन हुआ कि नहीं हुआ बॉस? हाँ या ना? हुआ? मोलेस्ट हो गई लड़की, छेड़ दिया। हुआ सर। पुलिस आई, पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पुलिस ने क्यों पकड़ा? मोलेस्ट करने के लिए पकड़ा। इसने मोलेस्ट किया, पुलिस ने पकड़ा। तो पता है सेंटेंस क्या होगा कि पुलिस अरेस्टेड द बॉय। अब टू नहीं आएगा, अब क्या आएगा? फॉर मोलेस्टिंग दैट गर्ल। ये है फॉर। तो जहां चाहिए वहां आप नहीं लगाते हो, आप कुछ और सोच के लगाते हो। ये है आपका, तो इसके अंदर काम कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड। और टू वाले में काम कंप्लीट नहीं होता, अभी तो हुआ ही नहीं, तो नोएडा जा रही है मिलने के लिए, उसमें फ्यूचर है और इसमें डन है। दिमाग लगाइए, क्या कहा मैंने? कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एक लड़की है और ये यहां पर एक लड़का है। मान लो ये लड़का राज आलम है और ये एक लड़की है। राज आलम ने लड़की की मदद कर दी। अब मदद कर दी मतलब मदद करने का काम डन हुआ कि नहीं हुआ? डन है। अब ये लड़की है, अब लड़की कह रही कि मदद करने के लिए शुक्रिया। क्या बोलेगी लड़की? थैंक यू फॉर हेल्पिंग। ये है वो फॉर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ये थोड़ी बोलेगी थैंक यू टू हेल्प मी, जी नहीं। काम डन है और उसके लिए आप सब्जेक्ट के साथ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको थैंक यू कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं। किस काम के लिए? जो डन उसने किया है। तो वहां पर आपको फॉर लगाना है वर्ब में आईएनजी के साथ। इस चीज को समझिए और देखिए, आपको यहां पर एक महिला है और इसने आपको अपनी कार की चाबी दे दी कि जा जा चिंटू जा, चला ले मेरी कार। अब आप कह रहे हो कि चाबी देने के लिए शुक्रिया मैडम जी। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? Thank you for giving me key. जी, तो तुरंत यहां पर आपको फॉर लगाना है, टू नहीं लगाना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द की। किसी ने आपको इनवाइट किया, जरा शुक्रिया अदा कीजिए। तो कैसे बोलेंगे? Thanks for inviting me. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो एक तो इसका इस्तेमाल ये हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इस्तेमाल है वो एक्सक्यूज मी सर। ना ना, यहाँ रुकना एकदम सही नहीं है, लेक्चर होने दीजिए। ना ना, रिवर्स ओके सर। सब एन्ने से उन्ने हो जाएगा, समझ रहे हैं? पूरा लेक्चर होने दीजिए। इट्स ओके सर। बीच में टोके तो क्या है, सवारी अपने सामान की क्या थी, खुद जिम्मेदार है, कुछ ऐसा वो हो जाएगा। दूसरा इस्तेमाल देखिए। अब मैं यहां पर नोट लिखता हूं। जो चीज जिस यूज के लिए बना है, याद रखिएगा, जिस यूज, इस यूज को आप पर्पस कह सकते हो। इस यूज को मैं यहां पर पर्पस कहता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो चीज मतलब चाकू, छुरी, मोबाइल, टीवी, ये चीज है।
जिस पर्पस के लिए, पर्पस मतलब जिस यूज के लिए बना है उसे दिखाने के लिए फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। जैसे यहां पर हम गए रंजीता के किचन में, उस दिन उनका किचन देखा था थोड़ा सा याद आ रहा है धुंधला सा। तो ये अपने किचन में खड़ी हैं, ओके, और इनके पास यहाँ पर बहुत सारे नाइफ्स रखे हुए हैं, चाकू रखे हुए हैं। अब ये हर चाकू को बता रही कि ये चाकू ये सब्जी काटने के लिए, लेकिन ये जो चाकू है ना, ये मान लीजिए ये मटन काटने के लिए है, और ये जो चाकू है ये सिर्फ छिलका निकालने के लिए। हर चाकू का एक पर्टिकुलर पर्पस से बता रही है कि नहीं बता रही है? देखिए तो, है ना? देख लीजिए। हाँ सर। तो जो चीज जिस पर्पस के लिए बना है, फिर इन्होंने बोला कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर, क्या बोलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। हाँ, ये जो मिक्सर ग्राइंडर, हाँ कुछ लोग ब्लेंडर भी कहते हैं ना, ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये पूरा एकदम ये मसाला पीसने के लिए भी है, और इसी में ये बदल दीजिए तो जूस निकालने के लिए भी है। तो यानी कि मिक्सर ग्राइंडर का पर्पस क्या है? मसाला पीसना। चाकू का पर्पस क्या है? काटना, यही है ना? इस वाले चाकू का पर्पस क्या है? छीलना। अब जब ये पर्पस बताएंगी तो कैसे बताएंगी कि दिस नाइफ इज, अब यहां इनको फॉर लगाना है, दिस नाइफ इज फॉर कटिंग वेजिटेबल। यही आपके दिमाग में उल्टा छप गया था और आप मार्केट जा रहे थे तो यही लगाते थे समझ रहे हैं? इस पर्पस उस पर्पस में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर आप किसी से मिलने जा रहे हो, अभी मिले नहीं हो, मिलना बाकी है, वो करने जा रहे हो। आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो, फॉर लगाओगे टू लगाओगे? जल्दी बोलिए। टू लगाएंगे। जी, लेकिन आपके घर में एक झोला है, झोला का पर्पस है सब्जी बटोरना उसके अंदर, तो फॉर कैरिंग, क्या बोलोगे? फॉर कैरिंग वेजिटेबल्स। ओके, आप जो भी आपके घर में देखो ना, चारों तरफ कोई चीज है, उसका पर्पस देख लो किस चीज के लिए बना है। अगर आपके घर में कंटेनर है, बोलोगे सर जी ये दूध रखने के लिए है, तो दूध रखने के लिए वहां पर आपको लगाना होगा फॉर कीपिंग द मिल्क, फॉर कीपिंग मिल्क, ऐसे बोलोगे। तो जो फॉर प्लस आईएनजी है वो दो जगह यूज हो रहा है। कौन सा जगह? जहां पर काम पूरा हो गया और हम सब्जेक्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं, उसको सॉरी बोल रहे हैं, एक तो वो फॉर है। और दूसरा कि कोई चीज पानी रखने के लिए है, कोई दूध रखने के लिए है, कोई ठंडा करने के लिए है, कोई छीलने के लिए, कोई काटने के लिए है, वो जो पर्पस है वो फॉर प्लस आईएनजी है। ये दो है जी। आप लोग जो यूज करते तो गलत करते थे, अब शायद अच्छा करें, हो सकता है। बताइए जी, क्रॉस क्वेश्चन। Sure sir, we will do what we are learning. तो बताइए कि एक लड़की मुझे सबक सिखाने के लिए आ रही है, फॉर कि टू? Two sir. जी, a girl is coming to teach me a lesson. ठीक है। For giving me opportunity, sir, to give me opportunity. जब आप उसने दे दिया, आपको मौका दिया है, तभी तो शुक्रिया अदा करेंगे। तो फॉर गिविंग मी। Yes sir. तो बताइए कि मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए शुक्रिया। Thank you for hugging me. Thank you for तो यहाँ फॉर के साथ handling it. थैंक यू फॉर क्या बोलते बाहों में रखना, टेकिंग मी इन योर आर्म्स, ऐसा कुछ। Thank you for keeping me. इन योर आर्म्स। Thank you for hugging me. चले In your- ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपका मैसेज या जो भी आपका मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, काम डन है। अब आप शुक्रिया अदा करोगे कि एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। कैसे? Thank you for accepting my message. Thank you for accepting my message. जी, तो इन जगहों पर फॉर आता है। तो ये आपका हो गया। अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अभी अचानक पुराना जो मटेरियल है वो जाएगा, तभी तो नया आएगा। तो ये तो आपका हो गया डिफरेंस। नीलम ने पूछा था मुझसे, नीलम आर यू हियर? Yes sir. आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। Yes sir. तो बताइए नीलम कि मैं बाल कटवाने जा रही हूँ, फॉर या टू? Two. ठीक है। और बाल काटने के लिए शुक्रिया सर जी। अब
फोर। वाह, सुपर सुपर। और ये आप समझाए और समझ ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कैंची ये कैंची बाल काटने के लिए है। अब फोर। क्योंकि कैंची का वो पर्पस है, वो यूज है। अब गाइज हम इन्फिनेटिव को सीखेंगे। ये इन्फिनेटिव गाइज अगर आप सीख रहे हो, अगर दिल से सीखना है तो ये 1-2 दिन लेगा, फुर्सत से सीखोगे तो। ऊपर ऊपर से एकदम हाफ टच दिल करोगे से सीखना सर। तो बेकार जाएगा। फुर्सत से ही सीखेंगे सर। ठीक है, तो आइए तो फुल मर्डर करते हैं, हाफ मर्डर नहीं है। आइए फिर फुल मर्डर। ओह गॉड, पता नहीं मेरे डायलॉग्स क्या मीनिंग दे देंगे, इवन आई डोंट नो। और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई बात नहीं गैस। ईयरफोन्स लगा के रखिए, शुरू हो जाते हैं। इन्फिनेटिव, वो तो हमने डिफरेंस देखा, अभी इन्फिनेटिव है। देखिए इन्फिनेटिव के ना कई मतलब होते हैं, लेकिन जनरली इसका एक ज़्यादा मतलब होता है, जैसे कि कोई काम हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। इस चीज़ को पहले समझते हैं। काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। ओके, जैसे हम लेते हैं एक सब्जेक्ट, जैसे कि हमने आई ले लिया, आई वी यू, एक मिनट, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी है सब ले लिया। अब ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब मैं इनके साथ एक स्टेट ऑफ बीइंग लगा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, सबको पता है कि स्टेट ऑफ बीइंग कुछ ऐसा होता है ना कि मैं एक टीचर हूं तो कैसे होती है इंग्लिश, आई एम अ टीचर। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब कि मैं कौन हूं तो मैं एक टीचर हूं, ऐसे दिखाने के लिए। तुम मेरे दोस्त हो तो यू आर माई फ्रेंड, ये होता है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे थे, इस एम के बाद आप लोग क्या लगा रहे थे, एक नाउन लगा रहे थे ना, टीचर, यू नो, फ्रेंड, या आप कोई एडजेक्टिव लगाते हो कि तुम खुश हो, कैसे बोलते हो, यू आर हैप्पी, ऐसे बोलते हो। तुम उदास हो, यू आर सैड, ऐसे बोलते हो। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट तो लिखेंगे, हम इसमें एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब लगाएंगे। और यहां पर अब हम ये सैड हैप्पी नहीं करेंगे, यहां लगाएंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है 2 प्लस वर्ब में क्या आ जाएगा, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ लो। थोड़ा सा मैं क्यों बेस फॉर्म कहता हूं उसका लेक्चर बाद में कभी दे दूंगा, पता ही है बच्चों को। ओके, ये है। उसके बाद अगर यहां पर कोई इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दो। तो मैंने क्या किया, वो जितने भी नाउन वगैरह थे हटा दिया ना, नाउन की जगह मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, यही कर दिया ना, देख लीजिए। अब मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई एम, अब करता हूं टू गो टू नोएडा, आई एम टू गो टू नोएडा। ये जो टू देख रहे हो ये तो प्रेपोजिशन है, ये तो प्रेपोजिशन। ये जो टू गो देख रहे हो ये क्या है, इन्फिनेटिव। देख रहे, मैं नोएडा जाने को। तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था, जरा फोकस करें, कोई काम हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है, बाकी है। It denotes future. यानी कि ये जो आई नाम का व्यक्ति है, क्या ये नोएडा चला गया कि अभी जाना बाकी है इसका, जाना बाकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस तरह से कुछ आएगा तो समझ लेना कि काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। ये इन्फिनेटिव दिखाता है स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। पूरा देखो स्टेट ऑफ बीइंग है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, नॉर्मल है। अब अगर मैं कहता हूँ आई एम के जगह पे आई हैव यूज नहीं कर सकते, करेंगे ना, करेंगे, अभी तो शुरू ही किया है अपर्णा जी। ओके सर, ओके सर, सब भालो होवे। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, आई एम टू गो टू नोएडा में? मुझे अगर मान लो जैसे यहाँ पर अगर कोई अंग्रेज का बच्चा होता, उसे नहीं पता कि मैं जाने को हूँ और जाने वाला हूँ, उसको तो नहीं पता। उसको तो इतना पता है कि अच्छा अभी मैं गया नहीं हूँ, जाऊंगा, अभी ना कभी जाऊंगा, मतलब उसको फ्यूचर मानेगा। क्या मानेगा, फ्यूचर मानेगा, है ना, फ्यूचर। लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी जानते हैं तो इसकी हिंदी ये है
कि मैं नोएडा जाने को हूँ या मैं नोएडा जाने वाला हूँ। अभी आप लोग हाँ, अभी आप लोग वाला के चक्कर में अबाउट टू करोगे। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में वो भी वाला बैठा हुआ है जी, उसको भी निकालना अभी बाकी है, रुक जाइए। इसको सर मुझे नोएडा जाना है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना इसमें? वो कुछ भी समझ सकता है। मैं बस आपको अंग्रेजों की तरह समझाऊंगा, बस मेरा लेक्चर कंप्लीट होने दीजिए। मैं बस आपको इतना समझाऊंगा कि एम लगेगा, मतलब ये एम इज आर वाज वर लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर हैव हैज हैड लगेगा तो क्या हो जाएगा, अबाउट लगेगा तो क्या हो जाएगा। ये डिफरेंस जानना है ना आपको, तो देखिए। यस सर। आराम से देखिए। तो इसका मतलब भैया नोएडा अभी गया नहीं है, ये जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि पुलिस आर टू अरेस्ट द थीप, पकड़ लिया कि पकड़ेगा? पकड़ने को बाकी है, बाकी है, पकड़ने वाला है। यस सर। यानी कि जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल जो किताबों में लिखा रहता है ना, पकड़ने को है। आप लोगों ने अपने बच्चों को ऐसा पढ़ा रखा है ना, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, को है, को है, बेचारा पागल है को के चक्कर में। अरे भैया कोई को नहीं है ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि पुलिस ने नहीं पकड़ा है मेरे भाई, पकड़ेगा, आज न कल पकड़ ही लेगा, लगा हुआ है, इसका ही मतलब है। चलिए, अगर मैं कहता हूं कि दे आर टू कम हेयर, वे लोग इधर आ गए कि बाकी है? अभी बाकी है। हाँ, यानी कि उनका आना अभी बाकी है। क्लियर है? एक ऑडियो तकलीफ दे रहा है, किसका दे रहा है? खुशी, यू आर खुशी, व्हाई आर यू गिविंग अस सैडनेस? ओके, सो दे आर टू कम का मतलब है कि भैया अभी आए नहीं है, आना बाकी है। अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस को दोस्तों मैं लिख देता हूं कि ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस एक्टिव कहलाते हैं। क्या है ये? एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है उसने अभी एक्शन को परफॉर्म नहीं किया है, अभी परफॉर्म करना बाकी है। यहां तक तो समझ गए? अब आपको अखबारों में गाइस कई बार पैसिव दिखाई देगा, और ये बहुत जरूरी है। आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे होंगे? यही ना, या तो बोलना आ जाए या कहीं लिखा देख ले तो समझ जाए। तो देखिए, अब पैसिव में ऐसे लिखा रहेगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो ना जाएगा ना खाएगा, वो कुछ डूअर नहीं रहा। क्या बन गया बेचारा? रिसीवर। वो रिसीव करेगा, वो कुछ करेगा नहीं। यहां भी रहेगा एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब रहेगा। अब यहां पर ये जो टू है ना, इसके बगल में एक बी आ जाएगा, और वर्ब किस फॉर्म में चला जाएगा? थर्ड फॉर्म। ये भी इन्फिनिटिव है, लेकिन किस रूप में है? पैसिव के रूप में है, पैसिव वॉइस के रूप में है। ये भी इन्फिनिटिव है। आपको सिक्के के दोनों पहलू सीखने हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों। अखबारों में छाया रहता है। जैसे अगर मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा कि द थीप, कोई खास थीप है इसलिए मैं द लगा रहा हूं, कि द थीप इज टू बी अरेस्टेड। चोर पकड़ा गया कि पकड़ाना बाकी है? पकड़ना बाकी है, किया जाए। अभी भी पकड़ाना बाकी है, लेकिन यहां पर ये जो थीप है, क्या ये थीप अरेस्ट करेगा कि थिपुआ खुद अरेस्ट हो जाएगा? क्या लगता है? खुद हो जाएगा जी। तो जैसे ये टू बी आ जाए दोस्तों, जैसे टू बी आ जाए, तो इधर जो सब्जेक्ट है ना, ये कुछ नहीं करेगा। ये जो एक्शन है ना, ये बेचारा इसी पे गाज गिरेगा, इसी पे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये अरेस्ट वाला जो एक्शन है वो इसी के साथ हो जाएगा। ये चोर ही पकड़ा जाएगा, चोर कुछ नहीं कर रहा है। अब यहीं पर देखिएगा, रिसीवर है। अब मैं आपको तुरंत एक्टिव में ले चलता हूं, और ये मुझे जो नई मनीषा है वो बताएंगे कि क्या मतलब है। yes, sir. अगर मैं कह दूं कि द थीप इज टू अरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ होगा? चोर अभी पकड़े जाने वाला है। जी नहीं, पकड़ा जाने वाला ना, बिल्कुल नहीं।
ना। पता है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि चोर किसी को अरेस्ट करेगा, समझ रहे हैं? Yes. इसका मतलब देख रहे हो मैं क्या साबित करना चाह रहा हूं? अगर टू बी आएगा तो ये घटना इसी के साथ घटेगी, और अगर टू बी नहीं आएगा, सिर्फ टू के साथ ये जो वी का ये जो वर्ब का बेस फॉर्म है, तो ये बंदा इसको करेगा, ये अरेस्ट करने का काम ये चोर करेगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। चोर थोड़ी अरेस्ट किसको करेगा। लेकिन ऐसे लिखने से कैसे चीजें गड़बड़ा जाती हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्टिव फॉर्म में लिखोगे तो जिसका नाम आप लोगे ना, चोर, डाकू, कुत्ता, बिल्ली, वही इधर वाले एक्शन को वही परफॉर्म करेगा, वही डूअर बन जाएगा। कुछ लोग समझ रहे मेरे बात? पहला रिसीवर, दूसरा डूअर। यस सर। बात को समझिए। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ थीप इज अ डूअर, थीप इज द डूअर, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं गलती से ऐसे लिख दूं पुलिस इज टू बी अरेस्टेड, तो पुलिस अरेस्ट करेगा कि खुद ही गिरफ्तार होगा? क्या लग रहा है? खुद गिरफ्तार हो जाएगा, पुलिस खुद गिरफ्तार हो जाएगा। जी, जैसे मैं ऐसे लिख, हाँ बोलिए ना। Thief is to arrest police. हाँ का है ना, लिखेंगे ना, रुकिए ना लिखेंगे, ये जरा हो जाए। तो पुलिस इज टू बी अरेस्टेड का मतलब है जैसे ये टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आया, ये घटना किसके साथ घटेगी? इसके साथ। पुलिस के साथ। इधर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ घट जाएगी। तो जब हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारा दिमाग इतना तो सही होना चाहिए ना कि किसके साथ घटवाना है और कौन करेगा, ये तो हमें पता होना चाहिए, you know? अब जैसे मैं लिखता हूं कि जैसे एक लड़की कहती है आई एम, डोंट माइंड, मेरे सवालों को बुरा मत माना कीजिए, आई एम टू बी किस्ड। लड़की ये खुद करेगी कि इसके साथ होगा? क्या लगता है? इसके साथ होगा। इसके साथ होगा। और मुझे हंसी भी आ रही है ठीक है, इसके साथ होगा ओके। तो आई एम टू बी किस्ड का मतलब है कि ये जो किस जो वर्ब है, ये अब ये लड़की किसी को किस नहीं करेगी, कोई और आएगा और इसको किस करके जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। इतना बड़ा झोल हो जाता है दोस्तों। और अगर ये लड़की ऐसे बोले, मैंने अभी किसी का नाम यहाँ नहीं रखा है कि कौन आएगा किस करके जाएगा, वो मैंने बाई, हम बाई लगा के दिखा सकते हैं ना, पता है ना, पैसिव में हम बाई लगाते हैं, बाई फलाना, मैं वो सब कुछ अब ये लड़की कह रही कि आई एम टू किस, बस इतना, इसका मतलब बता दो जी, करेगी कि होगा इसके साथ? करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लड़की खुद किसी को किस करेगी। अब वो कुत्ते को करे, बिल्ली को करे, उसकी मर्जी, ठीक है, आजादी। खुद कुत्ते को भी करते ना, उसकी आजादी। ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर डूअर है, और यहाँ भी ये सब्जेक्ट ही है, यहाँ डूअर नहीं है, यहाँ क्या है, ये रिसीवर है, और ये दोनों इन्फिनिटिव है जी। जैसे कि टू बी जब आया तो हम बाय करके दिखा सकते हैं, और एंड टू किस जब कहेंगे तो टू करके दिखाएंगे। नहीं, आई एम टू जब बोलेंगे तो सीधा नाम ले लेंगे। जैसे कि अगर ये लड़की कहती है कि आई एम टू किस माई सन, आई एम टू किस, थोड़ा मैं पॉजिटिव माइंड कर दूं सबका, तो आई एम टू किस माई सब इधर उधर भाग रहे थे। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, ये लड़की, ये डूअर है, ये चुंबन देगी किसको? अपने बच्चे को, मतलब बच्चे को किस करेगी, ये परफॉर्म करेगी, ये किस करेगी। और यहाँ पर अगर मैं बाई लगा दूं कि आई एम टू बी किस्ड, और यहाँ पर लिख दूं बाई माई मान लो हस्बैंड, तो अब क्या हो जाएगा कि हस्बैंड भाई साहब आएंगे, कहेंगे आइए ना खोपचे में थोड़ा, है ना। कितना बेहतरीन इंग्लिश है गाइस, अमेजिंग। एक्टिव और पैसे का मजा लीजिए। चलिए और देखते हैं। अब अगर मैं लिखता हूं कि he is to be hanged, वो किसी को फांसी देगा कि उसको फांसी लगेगी? क्या लग रहा है? उसी को लगेगी। उसे को लगेगी। हैंग का मतलब फांसी देना। रिसीवर है। हाँ जी, तो रिसीवर। हाँ, बस ये टू बी और थर्ड फॉर्म पे ध्यान दीजिए। यानी कि ये जो फांसी, हैंग का मतलब फांसी देना या फांसी लगना, जो भी, ये जो हैंग है वो इसी के साथ हो जाएगा, यही लटक जाएगा, ये है। तो ऐसे ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं कि he is to hang, he is to hang, यानी कि भैया ये लड़का किसी को तो आज फांसी पे लटकाएगा, या तो ये जल्लाद है, यू नो, या
ये वैसे भी किसी लाएगा रस्सी बना करके पंखे उनके में डालेगा, किसी टांगेगा, किसी को लटका देगा। ये खुद नहीं लटकेगा, ये किसी और को लटका देगा। अच्छा, वो किसको लटकाएगा? हम चाहे तो उसका नाम भी दिखा सकते हैं, हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि ही इज टू हैंग अ बॉय। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ही नाम का लड़का है, ये एक लड़के को करेगा। मान लो ये पेड़ है, इस पे रस्सी बांधा और ये रहा लड़का, इसको लटका दिया, ले बेटा लटक, ये है ही। अच्छा, काम कर दिया कि भी करना बाकी है? बाकी है। अभी काम हुआ नहीं है। ओके जी, यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे किसी ने, एक लड़की ने बोला कि ही इज, और मैं इसमें एक छोटा सा वर्ड लगा रहा हूं, ही इज येट ही इज येट टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। क्या कहना चाह रही होगी लड़की? वो मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट प्रपोजल एक्सेप्ट करना बाकी है मेरा। अभी हुआ नहीं है। नहीं कर लेगी। अच्छा कर नहीं बाकी है। Please yet to accept my proposal. अभी करेगा अभी भी किया नहीं। प्रपोजल हाँ एक्सेप्ट करना बाकी है। ओके, यानी कि ये लड़की कह रही है कि ये जो ही नाम का जो भी लड़का है, लड़की बन गया, एक मिनट, तो ये जो लड़का है इसने मेरा प्रपोजल अब तक नहीं स्वीकारा है, अभी स्वीकारना बाकी है। लेकिन मैंने जो येट लगाया होगा, येट का क्या मतलब होता है? येट का मतलब अभी भी बाकी है, अभी भी स्टिल वाली फीलिंग देता है ना। यस सर। तो कहीं अभी तक हुआ नहीं, तो कहीं कहीं पर क्या होगा दोस्तों, अखबारों में आपको मिलेगा ये। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, येट टू बी चेक। यस डियर, यस। अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि द एक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड, ऐसा अखबारों में लिखा रहता है। तो आप समझ जाओगे आप? यस सर। है ना? अच्छा, ये एक ऑडियो बंद कीजिए यार, वेरी डिस्टर्बिंग। रागिनी, योर ऑडियो रागिनी। ओके, हिंदी as well. आपका तो एकदम ऊपर ही चला गया ऑडियो, नेटवर्क गायब है आपका। कल्पना देखिए गाइस, सर हिंदी मैं बोल रही थी, लिख दीजिए उसका पूरा। जी देखिए, इसका मतलब है कि जो आरोपी है, एक्यूज्ड मतलब क्या होता है? आरोपी, जिसपे आरोप लगा है ना। आरोपी का गिरफ्तार होना अभी भी बाकी है। यानी कि अभी भी वो गिरफ्तार होने को अभी हुआ नहीं। आप जो जैसी हिंदी समझो, मेरी नजरों में सीधा मैं एक ही फंडा समझता हूँ, काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। दैट्स इट। उसको कोई को कर दे, कोई का कर दे, डज नॉट मैटर एट ऑल, फर्क नहीं पड़ता जी। ओके, तो ये येट लगने से हमने क्या किया? येट का मतलब हुआ क्या? येट का मतलब कि एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज द सेंटेंस। एम्फेसाइज का मतलब समझते हैं? सेंटेंस पर जोर देना जी, सेंटेंस पर थोड़ा सा जोर देना, जोर थोड़ा उसको हाईलाइट कर रहे, थोड़ा उसको दिखा रहे हैं कि देख अभी भी, यानी कि अब तक नहीं हुआ है। बड़े शर्म की बात है। क्या सेंटेंस की स्पेलिंग सही नहीं है? क्या ले रहे हैं? सेंटेंस सही है ना, गलत है? यस सर, सही है। ओके, अब देखिएगा, देखते रहिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अब एक वर्ड आता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अबाउट। सबको पता है अबाउट। आप लोगों ने अपने बचपन में जो गलती की है, पहले मैं गलती दोहरा दूं। आपको किसी टीचर ने ऐसे पढ़ाया होगा कि चलो अबाउट टू सिखाते हैं, और आपने को बोला होगा वाला है, ऐसा कुछ बोला होगा, वाला है, वाली है, वाले हैं। स्टुपिडिटी की होगी, इसको समझिए आराम से। अबाउट हमारा एक क्या होता है? एक छोटा सा वर्ड है। इसको एक प्रेपोजिशन के रूप में अगर मैं यूज करूं तो इस अबाउट का मतलब है लगभग, लगभग। अगर मैं कहता हूं कि इट इज अबाउट टू बी 10, एक ध्यान दीजिएगा, अबाउट टू बी 10 PM, यानी कि 10 बजने ही वाला है, लगभग। अबाउट किसको दिखाता है? लगभग को दिखाता है। यूं समझो कि बज गया। अगर मैं कहता हूं कि लगभग
5 फीट का था तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि अबाउट 5 फीट। आपने सुना या ना सुना, बट अबाउट लगभग को दिखाता है। क्या क्या लगभग को दिखाता है? अबाउट, अराउंड, यू नो, ये सब लगभग को दिखाता है। लमसम, नाम तो सुना होगा, लमसम, Yes, sir. Yes, sir. है ना। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये लगभग के लिए बने हैं। अप्रॉक्स, ये सुना है ना, अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा सुना होगा। हाँ, approximate. Yes, sir. ये सब लगभग को दिखाते हैं। तो उसी में से अबाउट जब लग जाएगा, मैं नोट लिख देता हूं, जैसे ही एम, इज, आर, वाज, वर के बाद अबाउट लग जाए और उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाए, तब वो काम बहुत जल्द क्या बोलते, जल्द है, बहुत जल्द होने जल्दी। वाला, हाँ, बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा मीनिंग आता है, ऐसा मीनिंग निकलता है। यानी कि जैसे आप अबाउट लगा दोगे, इसका मतलब कि वो होने की संभावना क्या हो जाएगी, नजदीक आ जाएगी, जल्दी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये घर है, ओके, यहां पर एक लड़का है, इसकी कन्या मित्र इससे मिलने आए इसके घर पर, और इसकी मम्मी गई थी मार्केट। अब ये कह रहा है कि वो यार अब तो अपने तू जा, तो मेरी माँ आने वाली है। और वो घबराया हुआ है, माँ आने वाली मतलब कभी भी आ सकती है, एकदम यूं समझो बस आ गई। इतनी जल्दीबाजी जब होगा तो वहां पर वो इस तरह से नहीं बोलेगा कि माई मदर इज टू कम। अब इसके अंदर वो कुछ तो जल्दीबाजी वाला शब्द लगाएगा। क्या लगाएगा वो? My mom is about to come. अगर आप गौर से, अगर मेरे चश्मे से अगर आप देखो, वैसे मैं चश्मा नहीं पहनता हूं, अगर मेरे चश्मे से देखो तो ये अबाउट अगर मैं हटा दूं तो पूरा सेंटेंस क्या है? माई मदर इज टू कम। वही है कि नहीं जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो? वही है ना, देख लो। Yes, sir. बीच में क्या लगा? सिर्फ एक वर्ड लगा, अबाउट। क्यों लगा? क्यों मुझे जरूरत पड़ी? जल्दीबाजी दिखाने के लिए कि बस होने ही वाला, यूं समझो हो गया। ये है हकीकत। लेकिन आप लोग क्या पढ़ते हो? आइए आज अबाउट टू पढ़ते, कुछ ऐसा पढ़ते हो ना, कुछ ऐसा पढ़ते हो। खैर अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर, पढ़ते हो तो पढ़ते हो। तो ये अबाउट आप तभी लगाना जब जल्दीबाजी हो। ओके, और आप लोगों ने इसको वाला वाली का भी नाम दे रखा है, अबाउट टू को। ओके, तो अब बताइए अगर ये क्लास बिल्कुल एंड होने ही जा रहा है, बस यूं समझो बस हो जाएगा, जल्दीबाजी दिखानी, तो मैं कैसे बोलूंगा? This class is about to end. हाँ, अबाउट, हाँ, एंड अपने आप एंड मतलब होना भी होता है। तो दिस क्लास इज अबाउट टू एंड, अबाउट टू एंड आराम से बोल सकते हैं। एंड मतलब एंड करना भी होता है, एंड होना भी होता है। डोंट वरी, इसमें कोई अलग से कुछ मत लगाओ। ओके, अगर किसी की सांसें अटकी है, अब मरे तब मरे, अब क्या बोलोगे? बस मरने ही वाला है, यू नो, He is about to die. तो इस अबाउट से जल्दीबाजी दिखती है, जल्दी, बस यूं समझो बस हो ही गया। तो येट लगाना सीख गए हम, अबाउट लगाने में सीख गए। Yes, sir. ठीक है, अब इसी में एक और वर्ड आता है, इसको बोलते हैं गोइंग। ठीक है, इस गोइंग को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि इस गोइंग के कई मतलब, इससे मैं कहता हूं कि शी इज टू बाई अ कार, ये मेरा इन्फिनिटिव है कि नहीं है ना? शी इज टू बाई अ कार, क्या खरीद लिया कि खरीदना बाकी है? बाकी है ना? लेकिन क्या कोई ऐसा दिख रहा है, जल्दीबाजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? अब मैं इसी में अगर ऐसा लगा दूं कि शी इज, और बीच में एक वर्ड लगा दूं, बस गोइंग, बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। शी इज गोइंग टू बाय अ कार। इस गोइंग के चक्कर में इसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, 2 से 3 मतलब तो बन जाते हैं। पहला मतलब क्या निकलता है? पहला मतलब कि कार खरीदने जा रही है, प्लानिंग हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है, एकदम तय है कि खरीदना ही है, यू नो, तय है कि किसी काम को करना ही करना है, किसी काम को करना ही करना है। एकदम जब प्लानिंग हो जाए तो आप गोइंग लगा दो। 3 मतलब होते हैं, मैं पहला मतलब आपको बता रहा हूं। एकदम जब प्लानिंग हो जाए तो भाई प्लानिंग क्या है? अगर मान लो कि एक लड़की है
और इसने प्लानिंग कर लिया कि मैं अगले महीने तो मेरे हाथ एकदम हरे नीले पीले सब हो जाएंगे, तो ये क्या बोलेगी? आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। I'm going to get married. तुरंत यहाँ पर अगर ये नॉर्मल बोले कि आई एम टू गेट मैरिड, मालूम है कि नॉर्मल इन्फिनिटिव, आई एम टू गेट मैरिड का मतलब कि शादी हो गई कि होगी कभी ना कभी, क्या लिखा है? होगी। कभी ना कभी होगी। अभी काम होना बाकी है, आई एम टू गेट मैरिड, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कब होगी, क्या होगा, कुछ नहीं तय हुआ कि नहीं हुआ। और वैसे तो सबकी शादी होनी किसी ना किसी दिन, मतलब जो करना चाहेगा। अब ये कहती है कि आई एम और एक वर्ड लगा दे, बस गोइंग लगा दे, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, तुरंत पता है क्या चल जाएगा। अगर यहाँ नेक्स्ट मंथ लगा देते, हाँ यहाँ एक कर देते नेक्स्ट मंथ, एक टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब कि फिक्स्ड। मैं हिंदी में लिखता हूँ, शादी फिक्स्ड हो गया, हो गई है, क्या बोलते, हो गई है, हो गई है, हो गई है, कार्ड छप गए हैं, ओके छप गए हैं, दूल्हा चुन लिया गया है, आधा तिलक हो गया है, दहेज आधा मिल गया है, व्हाटएवर यू थिंक, हल्दी मेहंदी का तैयारी चल। हाँ, छेका पर गया है, छेका समझते हैं? सर छेका मतलब रोका रोका Okay. समझते, यूपी वाले रोका समझते होंगे। हाँ बिहार में छेका चलता है। What is roka, sir? रोका इज लाइक काइंड ऑफ एंगेजमेंट, काइंड ऑफ बिफोर एंगेजमेंट। कई बार ऐसा होता है ना कि लड़की देखने गए, थोड़ा रुपया पैसा थोड़ा कुछ देकर आ गए, छेका रोका हो गया, रोक लिया उसे। Okay. एनीवेज, एडवांस मनी सर। हाँ जी, हर जगह पैसे का खेल है मैडम, देख रहे हैं? आप बुक हो गए, कहीं नहीं देखेंगे अब आप। यस, बुक्ड हो गए। अब अगला कॉल जाएगा बॉयफ्रेंड को, ओए अब फोन मत करियो, बुक्ड हो गई मैं। एनीवेज, तो ये गोइंग का पहला मतलब गाइस। दूसरा मतलब देखिए, तो मान लीजिए कि आज रात आपके मूवी का प्लान है और एकदम टिकट बुक कर लिया है, तो आप कह सकते हो, क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। Sir, ये present continuous tense तो showing future action. हाँ जी मैडम, वही गोइंग टू वॉच मूवी, और टुनाइट कर दो, टुनाइट, ये होता है। अच्छा, गोइंग टू का एक और मतलब होता है, मतलब ये गोइंग लगने से दूसरा मतलब क्या निकल जाएगा? दूसरा मतलब निकल जाएगा कि अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जैसे अगर स्काई में ब्लैक क्लाउड्स हैं, तो ब्लैक क्लाउड देख करके क्या पॉसिबिलिटी लग रही है ना? बारिश होने की। तो अगर इट इज अबाउट टू रेन, तो स्काई में ब्लैक क्लाउड्स है, इसका मतलब कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अबाउट का मतलब तो वो है ही कि तुरंत होने वाली है, लेकिन गोइंग टू से हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। अबाउट का मतलब तो और नजदीक हो गया, यस सर, और इट इज गोइंग टू रेन, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू रेन। तो गोइंग लगाते हम ये नहीं कह रहे कि फिक्स्ड है, ये गोइंग का दूसरा इस्तेमाल है। इसका मतलब है कि चांस है, बादल देख लिए मैंने, डाउट में मैं भी, तो डाउट को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि यार इट इज गोइंग टू। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी इज गोइंग टू फेल दिस ईयर, यानी कि मैं उसको देख रहा हूं कि सिर्फ मोबाइल पे लगी हुई है, इधर उधर बतिया रही है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, तो चांस, पॉसिबिलिटी है कि इस साल क्या होगा, फेल हो जाएगी। तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोइंग टू। सर इट इज गोइंग टू रेन, इसमें ईद को क्या मीन करना चाह रहे हैं हम? ग्रामर कहता है ना कि जैसे बारिश के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम नकली सब्जेक्ट लगाते हैं, ये नकली है, इट से शुरू करेंगे, इट का कोई मतलब नहीं है। मतलब जब मैं कहीं पर नोट लिख देता हूँ कि जब हम बारिश, डे, डेट, और क्या होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई हॉट, कोल्ड, ETC को जब दिखाते हैं ना,
जब दिखाते हैं तब इट से शुरू करना चाहिए। जैसे किसी ने बोला कितने बजे हैं, आपको बोलना 10 बजे हैं, आप खाली 10 नहीं बोलोगे, आपको क्या लगाना पड़ेगा? इट लगाना पड़ेगा। It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. तो यहाँ पर इट का मतलब ये थोड़ी कि यह 10 बजे है, वो यह वह नहीं है, ये डमी है। डमी मतलब नकली है, इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोड्यूस करने के लिए बना है। इट इज 10 o'clock ऐसे। अरे गोइंग का नोट लिख दीजिए ना, सेकंड यूजेस। लिखा ना, कहीं तो लिखा था मैंने, ये इतना सारा तो लिखा, अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी लिखा सेकंड, ये गोइंग है। और तीसरा जो गोइंग है गाइस, ये ऐसे दिखाते हैं लिटरली आप कुछ करने जा रहे हो, लिटरली। ये नोट में दिखाता हूँ कि अगर आप तुरंत कुछ करने जा रहे हो तब भी गोइंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने कंधे पे तौलिया रखा, बोल रहे मैं नहाने जा रहा हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू टेक बाथ। तो ऐसे भी आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं ना, चल यार मैं नहाने जा रहा हूँ, ओके अरे सुनो ना, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, पियोगी क्या? अगर ऐसा बोलना है, आई एम गोइंग टू मेक टी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? सर ये गोइंग टू इक्वल्स टू गोना है ना, जैसे हाँ। अब इसका कोई, अब जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वो गोइंग और टू को मिला करके उन्होंने अपना नया निकाल लिया। क्या निकाल लिया है? गोना। उनका वो थोड़े अनकट्ठल होते हैं, उनका है कि इट इज अ स्लैंग गाइस। यस, I'm gonna take a bath, तो इसका मतलब भी सेम है, I'm going to take a bath। उनका स्लैंग है, उनके गांव की भाषा है, बट आजकल इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी कई बार बोल देता हूँ, चलता है। गोना, वना, गोटा। जी, तो बताइए दोस्तों, कैसन लगा लेक्चर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सर मजा आ गया। थैंक्स फॉर टीचिंग दिस चैप्टर सर, वेरी बेनिफिशियल। ओके जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। गुड। मुझे ईट का मीनिंग भी पता चल गया, इतना दिन तक वो नहीं समझते थे ईट इज रेनिंग का मतलब क्या होता है। और 2 का डिफरेंसेस बहुत यूनिक था सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है 2 और हाँ। 3, बिल्कुल ही अलग।